हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मेंटेनेंस के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो मेंटेनेंस दे रखा है उसके एक मैं उसके टॉपिक पर एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको इजी हो सके उसे पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके टॉपिक इस प्रकार है: रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस, यानी कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और इसके प्रकार टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है, और प्री कंडीशन ऑफ राइट टू मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के अधिकार की पूर्व स्थिति। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन वाइफ यानी कि पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व किसका होता है। उसके बाद बच्चे और माता पिता का भरण पोषण करने का दायित्व किसका होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। फिर 6 वाला पॉइंट है जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीडियर यानी क्षेत्र अधिकार और प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव, ये धारा 18 में प्रयुक्त शब्द हिंदू पत्नी में केवल वेद पत्नी या कानूनी रूप से विवाहित पत्नी शामिल है। इसमें दोस्तों जो वेद पत्नी होती है बस वही इसमें उसी को मान्यता प्राप्त की गई है, और जो वेद पत्नी मानी जाएगी कानून के द्वारा उसी को मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद यदि इसमें पहली शादी के दौरान विवाहित पत्नी शामिल नहीं है तो इसे अक्सर गुजारा भत्ता या जीवन साथी से मिलने वाली एक प्रकार की आर्थिक सहायता यानी जीवन साथी की सहायता के रूप में जाना जाता है। अब ये जो है दोस्तों, ये गुजारा भत्ता जो है जीवन साथी से मिलने वाली एक प्रकार की आर्थिक सहायता यानी जीवन साथी की सहायता के रूप में जानी जाती है। जैसे कि या तो पत्नी पति को या पति पत्नी को उसका जीवन यापन करने के लिए सहायता दे सकता है, और दूसरी ओर भरण पोषण वित्तीय खर्चों को वहन करने या जीवन साथी के बोझ को कम करने का एक कार्य है जिसका बोझ बढ़ता है। और यदि पति अमीर है और एक समृद्ध जीवन जी रहा है तो उसकी पत्नी को भी यहाँ समृद्धि में भागीदार बनने की अधिकार है, और समान मानकों और समान गरिमा के साथ जिए। यानी कि दोस्तों, अगर पति अमीर है तो और वो जिस हिसाब से जी रहा है उसी हिसाब से पत्नी भी जी सकती है। बस यही है। इसके बाद पत्नी के अलग होने के बाद पति के मुंह में यह कहना उचित नहीं है कि पत्नी अब उस मानक की हकदार नहीं है। जब पति जब पति पत्नी से अलग होता है दोस्तों, तो उसमें पति ये नहीं कह सकता कि ये मेरे से अलग है या इसका हकदार नहीं है। जिसमें वहां पति के साथ रह रही थी और उसे अपने माता पिता के मानक को फिर से अपनाना चाहिए। तो अगर वो पति के साथ रह रही है तो अपने माता पिता वाला वापस नहीं अपना सकती। विवाह के बाद पति की स्थिति ही पत्नी को दिए जाने वाले भरण पोषण की मात्रा का निर्धारण करती है दोस्तों। और फिर इसके अलावा गुजारा भत्ता देने का मुख्य उद्देश्य पति या पत्नी के जीवन स्तर को दूसरे पति या पत्नी के बराबर और अलग होने से पहले की स्थिति के अनुसार बनाए रखता है। दोस्तों, ये गुजारा भत्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ है कि जो पति और पत्नी का जीवन स्तर रहता है या दूसरे पति पत्नी का जो जीवन स्तर रहता है वो बराबर हो। और यहाँ डिग्री की कार्यवाही के दौरान या तलाक की डिग्री के बाद दिया जाता है। दोस्तों, ये डिग्री जब डिग्री बोले तो जो तलाक चल रहा होता है उसके बाद दिया जाता है। और गुजारा भत्ता धारक की मृत्यु या पुनर्विवाह पर अस्तित्व में नहीं रहता। पति पत्नी का भरण पोषण न्यायालय द्वारा विभिन्न कारकों के अस्तित्व पर निम्नलिखित निर्णय। तो दोस्तों, जो पति पति का भरण पोषण रहता है वो इन जो टॉपिक दिए गए हैं 5 इनके आधार पर रहता है। तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, आय का कोई स्रोत नहीं है। भरण पोषण या गुजारा भत्ता देने से पहले विचार किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ है कि भरण पोषण चाहने वाले पति या पत्नी के पास आय का कोई अलग स्रोत है या नहीं। वह पूरी तरह से अपने पति या पत्नी की आय पर निर्भर है। यानी कि दोस्तों, ये कहना चाहता है कि जो गुजारा भत्ता दिया जाता है, ये जो गुजारा भत्ता दिया जाता है वो पति या पत्नी दोनों को दिया जाता है। और ये भरण पोषण जो पति या पत्नी दोनों में से जो चाह रहा है उसकी आय का कोई अलग स्रोत नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अगर अलग होता है तो उसकी आय का दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए, और वो पूर्ण तरीके से अपने दूसरे पर निर्भर रहता है। वो या तो अपनी अगर पति मांग रहा है तो पत्नी पर निर्भर होगा, और पत्नी मांग रही है तो पति पर निर्भर होगा। उसका दूसरा पॉइंट है, अलग होने से पहले दोनों मुकदमा करने वाले पक्षों का जीवन स्तर कैसा होगा, बच्चों के भरण पोषण के लिए आवश्यक वे। और फोर्थ पॉइंट है, जीवन साथी का जीवन स्तर वहीं बनाए रखने की आवश्यकता जो अलगाव से पहले था। फिफ्थ पॉइंट है, अपनी जीविका कमाने और अपना भरण पोषण करने के लिए जीवन साथी की कौशल क्षमताएं और शैक्षिक पृष्ठभूमि आदि। दोस्तों, इन सभी को मायने रखा जाता है। उसके बाद मेंटेनेंस गुजारा भत्ता दिया जाता है। फिर उसके बाद है मेंटेनेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस या रखरखाव के प्रकार, यानी कि सक्षम न्यायालय द्वारा कारकों पर विचार करने पर निम्नलिखित आधार पर भरण पोषण दिया जा सकता है। जैसे पहला है स्थायी अस्थायी भरण पोषण। दोस्तों, इसे भरण ये जो अस्थायी भरण पोषण है
इसे भरण पोषण पेलेंट लाइट भी कहा जाता है। इसे दोस्तों पेंडेंट लाइट भी बोलते हैं भरण पोषण अस्थायी को। और जो तलाक की कार्यवाही जारी रहने के दौरान अदालतों द्वारा दिया जाता है, इसका उद्देश्य जीवन साथी के आवश्यक और तत्काल खर्चों को पूरा करना है। जो कार्यवाही में एक पक्ष संतुष्ट होने पर अदालत इसे मंजूर कर देती है। दोस्तों जब अस्थायी जो भरण पोषण रहता है वो जीवन साथी के तत्काल खर्चों को पूरा करता है। यानी कि जो अभी खर्चे हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो वो मेरे खर्चे हैं, और उनको अगर वो पति उसको भरण पोषण करेगा तो वो अस्थायी खर्चा हो जाता है। और संतुष्ट होने पर अदालत इसे दोस्तों मंजूर कर देती है। उसके बाद है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा है दोस्तों, जो इस प्रकार के भरण पोषण से संबंधित है। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 125 ए के तहत भी दावा किया जा सकता है। उसके बाद है स्थायी रखरखाव। जैसा कि शब्द से दोस्तों पता चल रहा है, जो स्थायी रखरखाव है वो कैसा होगा, कि यहाँ कार्यवाही के निपटने के बाद आवधिक आधार पर या निरंतर आधार पर राशि देने को संदर्भित करता है। यानी कि स्थायी रखरखाव वहाँ होता है दोस्तों जो परमानेंट होता है। और यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में दोस्तों पति या पत्नी में से कोई भी इसे प्राप्त करने का हकदार होता है। इसमें पति और पत्नी दोनों इसे हकदार कर सकते हैं। उसके बाद है भरण पोषण के अधिकार की पूर्व स्थिति, यानी कि जो भरण पोषण होता है वो किसको मिल सकता है। तो दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 प्रारंभ में भरण पोषण देने के प्रावधानों से संबंधित थे। हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में बनाया गया था। दोस्तों ये हिंदू विवाह है, इसको 1955 में बनाया था, और यहाँ विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो सिख जैन, देखो ये दोस्तों सिख जैन बौद्ध और जो हिंदू है, ऐसे व्यक्ति जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के दायरे में आते हैं। साथ ही वे बच्चे दोस्तों जिनके माता पिता में से कोई एक हिंदू है, हिंदू सिख जैन या बौद्ध और एक ही धर्म के तहत पले बड़े व्यक्ति भी हिंदू माने जाएंगे और भरण पोषण के हकदार होंगे दोस्तों। और पुराने हिंदू कानून के तहत एक हिंदू पुरुष निम्नलिखित व्यक्तियों को भरण पोषण करने के लिए बाध्य होता है। दोस्तों जो हमारा हिंदू विवाह का हिंदू कानून है उसमें एक जो पुरुष रहता है, हिंदू पुरुष, वो इनके भरण पोषण के लिए बाध्य रहता है। एक तो उसकी पत्नी की अविवाहित पुत्री की दोस्तों, अगर उसके कोई लड़की है और जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता तब तक उसका भी भरण पोषण करेगा, एक पुत्र का, नाजायज बेटे का और वृद्ध माता पिता का। दोस्तों माता पिता का भी उसे भरण पोषण करना पड़ेगा। इस प्रकार केवल हिंदू जिसकी प्रयोज्यता हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा, दोस्तों जो धारा 2 से जांची जा सकती है, इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद प्राचीन काल से ही महिलाओं को वंचित स्थिति में रखा गया है, जिसने न केवल समाज में उनकी हिस्सेदारी कमजोर की है बल्कि उनके साथ असमान व्यवहार भी होता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में लागू हुई, और इस संहिता की धारा 125 के अनुसार किसी भी धर्म या व्यक्तिगत कानून के बावजूद पत्नियों, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण दिया जाता है। इसलिए इसने महिलाओं को सम्मानजनक तरीके से अधिकार प्रदान करने का बेहतर स्थिति बनाई है। दोस्तों जो ये कानून है इसने महिलाओं को, माता पिताओं को, इनको अपना जो अधिकार रहता है सम्मानजनक स्थिति से प्राप्त करने का हकदार बनाया है। उसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम, यानी कि पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व, यानी कि जो पत्नी रहती है दोस्तों उसका भरण पोषण करने का दायित्व किसका होता है, किन किन धाराओं में आता है। तो भले ही हिंदू कानून के अनुसार ससुर पर अपनी विधवा बहू को अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति से भी भरण पोषण करने का कुछ दायित्व रहा है। यानी कि दोस्तों जो ससुर रहता है उसको भी अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का अधिकार रहता है। अगर वो विधवा है दोस्तों तो वो ससुर जो रहेगा वही उस पत्नी का भरण पोषण करेगा। और उसके बाद इसका प्रभाव समाप्त हो गया, और इसे लागू नहीं किया जा सकता यदि 1956 अधिनियम लागू होने के बाद इस पर दावा करने का अधिकार प्राप्त हुआ है तो। उक्त अधिनियम की धारा दोस्तों 24 और 25, जिसे पेलेंट लाइन, यानी कि जो अस्थायी रखरखाव और स्थायी रखरखाव की अनुमति देने के प्रावधानों से संबंधित है दोस्तों, जो हमने ऊपर पढ़ा था। उसका एक केस है डॉक्टर कुलभूषण बनाम राजकुमारी। इसके मामले में अदालत ने भरण पोषण की राशि तय करते समय कहा कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और आधारों पर निर्धारित किया जाता है, और घोषित किया जाता है कि अदालत भरण पोषण की राशि बढ़ाती है या उसमें बदलाव करती है, जो ऐसा निर्णय चाहेगा। तो दोस्तों जो अदालत रहती है डॉक्टर कुलभूषण बनाम राजकुमारी के मामले में, न्यायालय ने यहाँ तय किया कि जो राशि रहती है वो उसके भरण पोषण की बढ़ती है घटती रहती है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। और इस मामले में आगे यहाँ भी कहा गया है कि पत्नी को पति के शुद्ध वेतन का 25% भरण पोषण के रूप में प्रदान करना उचित होगा। दोस्तों जो अगर पति 100 रुपये कमा रहा होगा तो उसमें 25% के हिसाब से 25 रुपये पत्नी को देने होगा। और इसके जो पॉइंट है वो इस प्रकार है दोस्तों,
इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं कि अधिनियम की धारा 24 के तहत यदि अदालत उचित समझती है और संतुष्ट है कि पत्नी या पति की कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो वहाँ प्रतिवादी को इस धारा के प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ता को भरण पोषण का भुगतान करने का आदेश दे सकती है। इस प्रकार दावेदार एक पति भी हो सकता है। दोस्तों, जो इसमें दावेदारी कर सकता है वो पति भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा है, पॉइंट ये बोल रहा है कि इसके अलावा अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार जो स्थायी आधार पर गुजारा भत्ता देने से संबंधित है, अदालत प्रतिवादी द्वारा दिए गए आवेदन पर समय समय पर भुगतान या भुगतान के रूप में भरण पोषण प्रदान करने का आदेश दे सकती है। जो अदालत रहेगी दोस्तों, गुजारा भत्ता देने से अदालत समय समय पर भुगतान के लिए, भरण पोषण के लिए दोस्तों उसमें प्रदान करने उसे भरण पोषण को प्रदान करने का आदेश दे सकती है, और सकल राशि प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों, जो अदालत ने तय की गई है वही राशि उसे दी जानी चाहिए। और इस प्रकार इस मामले में प्रतिवादी पत्नी या पति दोनों हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद तीसरा है कि प्रावधान ये बोल रहा है कि इस तरह से व्याख्या करने का उद्देश्य भेदभाव से बचना है, क्योंकि कानून की नजर में पति पत्नी दोनों बराबर है। दोस्तों, ये उद्देश्य इसलिए दिया गया है क्योंकि कानून की नजर में पति और पत्नी सब समान है, इसलिए पति और पत्नी दोनों इनको लेने के लिए बाध्य है दोस्तों। इनमें से कोई भी ले सकता है जिसको उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद एक केस था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में रानी सेठी बनाम सुनील सेठी दोस्तों, ये मेरे को लगता है वही है, के मामले में पत्नी प्रतिवादी को अपने पति याचिकाकर्ता को 20,000 रुपये का गुजारा भत्ता और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च के रूप में देने का आदेश दिया। इसके अलावा याचिकाकर्ता के उपयोग के लिए एक जैन कार देने का आदेश भी दिया दोस्तों। तो इस दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहाँ माना कि पत्नी जो थी वो प्रतिवादी थी और पति था वो याचिकाकर्ता था। याचिकाकर्ता को 20,000 रुपये का गुजारा भत्ता और जो 10,000 रुपये दोस्तों उसका मुकदमे में खर्च हुआ था वो भी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया उसे चुकाने का दोस्तों। उसके बाद इसमें पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, इसी आदेश से व्यथित होकर पत्नी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहाँ एचएम की धारा 24 के दायरे को समझा गया, और यहाँ माना गया कि धारा का उद्देश्य उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करना था जो अपनी स्वतंत्र आय अर्जित करने में असमर्थ था। दोस्तों, धारा 24 में यह माना कि उच्च न्यायालय ने कि उसे सहायता प्रदान करनी थी जो अपनी स्वतंत्र आय अर्जित करने में असमर्थ था, यानी कि जो अपनी आय नहीं कमा सकता था उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसके साथ इंसाफ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा यहाँ माना गया है कि समर्थन शब्द का अर्थ संकीर्ण अर्थ में नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इसमें केवल निर्वाह ही शामिल होगा दोस्तों। इसमें केवल निर्वाह जो होगा वही शामिल है। इसका उद्देश्य प्रतिवादी पति या पत्नी के समान स्थिति प्रदान करता है। इस प्रकार सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी गई, और इसमें दोस्तों पत्नी की जो अपील थी वो खारिज कर दी गई। जो केस है दोस्तों उसके बारे में चल रहा है। उसके बाद इसका तीसरा जो पॉइंट था उसमें अधिनियम की धारा पति और पत्नी दोनों को भरण पोषण की मांग के लिए अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने का पर्याप्त अधिकार प्रदान करती है, यदि उनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वे पूरी तरह से अपने जीवन साथी पर निर्भर है। ये दो देखिए दोस्तों, अगर उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, और वो अपने जीवन साथी पर निर्भर है, लेकिन इस धारा को इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता कि जहाँ पति कमाने में सक्षम होते हुए, अगर दोस्तों कोई कमाने में सक्षम है और अगर वो फिर भी पत्नी पर निर्भर रहने के एकमात्र उद्देश्य से जानबूझकर ऐसा करना करता है, तो वो नहीं माना जाएगा, तो उसे मेंटेनेंस या भत्ता नहीं मिलेगा। ऐसे मामले में पति भरण पोषण की मांग के लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो ऐसा जो भी कोई मामला होगा उसमें पति आवेदन नहीं कर सकता या ना ही पत्नी कर सकती है। और उच्च न्यायालय ने दोस्तों, जो उच्च न्यायालय उसने यशपाल सिंह ठाकुर बनाम श्रीमती के मामले में ये कहा था कि अंजना राजपूत, जहां पति ने ऑटो रिक्शा चलाने के लिए रुककर खुद को अक्षम कर लिया, यानी कि पति ऑटो रिक्शा चलाता और उसने खुद को अक्षम कर लिया, इसलिए जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर खुद को अक्षम कर लेता है, यानी कि कमा सकता है पर नहीं कमाता है, तो वो भरण पोषण के लिए नहीं मांग सकता। उसके बाद बच्चों और माता पिता का भरण पोषण करने का दायित्व, उसके बाद और ये जो बच्चों और माता पिता का भरण पोषण करने का दायित्व, वैसे तो लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता है दोस्तों जिसे कई अन्य देशों के विपरीत भारत में सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप को भारत में अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। सहमति से विषम लैंगिक यौन संबंध रखने वाले दो वयस्कों के बीच लिव इन संबंध किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जैसे कि विषम लैंगिक वाले जो लोग रहते हैं दोस्तों, अगर वो ऐसे संबंध बनाते हैं तो उनको अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, भले ही इसे अनैतिक माना जा सकता है।
हालांकि महिलाओं को ऐसे रिश्ते का शिकार होने से बचाने के लिए नागरिक कानून में एक उपाय प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार तो दोस्तों भारत में पहली बार विवाह की प्रकृति में संबंध रखने वाले जोड़े रक्त संबंध संबंधित व्यक्तियों को कवर करने के लिए डीवी अधिनियम लागू किया गया। विवाह आदि ऐसे अन्य कानून भी हैं जहां कुछ कमजोर स्थितियों में महिलाओं को राहत प्रदान की गई है। और बेशक सीआरपीसी की धारा 125 निराश्रित पत्नी के भरण पोषण का प्रदान करती है, यानी कि जो सीआरपीसी की धारा 125 है वो पत्नी के भरण पोषण का प्रावधान करती है। और आईपीसी की धारा 498 ए महिलाओं पर उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा की गई मानसिक क्रूरता से संबंधित है। और जो धारा 498 ए है ये महिलाओं पर अगर उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा की गई कोई भी मानसिक क्रूरता है तो ये उसके संबंध में है। आईपीसी की धारा 304 जो है वो दहेज हत्या से संबंधित मामलों से संबंधित है, यानी कि महिलाओं को ऐसे कई प्रावधान दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम 1961 पति और परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के मामले से निपटने के लिए बनाया गया था। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 कानूनी रूप से विवाहित हिंदू पत्नी को भरण पोषण देने का प्रावधान करता है। और गोद लेने के नियमों से भी संबंधित है। जो दोस्तों गोद लेने का नियम है वो मैं एक इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह के अनुष्ठान से संबंधित है, प्रावधानों को संदर्भित करता है और तलाक के प्रावधानों से भी संबंधित है। पहली बार डीवी अधिनियम के माध्यम से संसद ने विवाह की प्राकृतिक रिश्ते को मान्यता दी, न कि लिव इन रिलेशनशिप को। जो डीवी अधिनियम है उसने संसद ने विवाह की प्राकृतिक रिश्तों को मान्यता दी है, ना कि लिव इन रिलेशनशिप वाले को। और इसी अधिनियम की धारा 26 नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा भरण पोषण और शिक्षा से संबंधित है। जो अधिनियम की धारा 26 है वो नाबालिग बच्चों की भरण पोषण और शिक्षा से संबंधित है। न्यायालय जैसा वहाँ आवश्यक समझे और उचित समझे समय समय पर इस संबंध में अंतिम पारित कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही उसे ऐसे आदेश को रद्द करने निलंबित करने या बदलने की शक्ति भी होती है। न्यायालय के पास ऐसे आदेशों या किसी भी आदेश को पारित करने या उसे रद्द करने या निलंबित करने की भी शक्ति होती है। अदालत के आदेश के अनुसार भरण पोषण का दायित्व बच्चे के माता पिता या दोनों में से किसी एक पर भी हो सकता है। जो बच्चा होता है उसके भरण पोषण का दायित्व माता पिता या दोनों के ऊपर हो सकता है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 में एक हिंदू पुरुष या महिला अपने वैध नाजायज नाबालिग बच्चे वृद्ध आसक्त माता पिता के भरण पोषण का दायित्व निर्धारित करती है, जिसकी राशि सक्षम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कारकों पर आधारित की जाती है। तो इसके जो पॉइंट है पहला वाला, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि मुकदमा करने वाले पक्षों की आर्थिक स्थिति का इसमें उनका ये रखा जाएगा। और पार्टियों की उचित इच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें ये भी पॉइंट को रखा जाएगा, पार्टियों की निर्भरता आदि। इसका एक जो केस था कि सुखजिंदर सिंह सैनी बनाम हरविंदर कौर का जो मामला था उसमें एक बच्चे के लिए दिए जाने वाले भरण पोषण का निर्णय लेने के लिए मुद्दे से निपटते समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई थी। जो ये मामला था सुखजिंदर सिंह सैनी बनाम हरविंदर कौर के मामले में, जो एक बच्चे का भरण पोषण का रहता है उसमें उच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई थी। उसमें पहली जो टिप्पणी थी कि माता पिता दोनों का कानूनी सामाजिक और नैतिक दायित्व है, यानी कि माता पिता का कानूनी सामाजिक और नैतिक दायित्व है कि वे अपने बच्चों का भरण पोषण करें और उन्हें पार्टियों की वित्तीय स्थिति के आधार पर सर्वोत्तम जीवन स्तर प्रदान करें, यानी कि उन्हें अच्छा वाला जीवन स्तर प्रदान करें। सामाजिक नैतिक ये जो है। उसके बाद तीसरा कि सर्वोत्तम शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना भी समान रूप से दायित्व है। उसके बाद शिक्षा को भी सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणियां की थी, उसमें शिक्षा को भी एक विशेष स्थान दिया। उसके बाद जो तीसरा वाला है पॉइंट, उसमें आगे यहाँ माना गया कि भले ही बच्चा उस पति पत्नी के साथ रह रहा हो जिसकी आय बच्चे के भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो, यानी कि जो बच्चा रह रहा है वो पति या पत्नी में जिसके भी पास रह रहा है, अगर बच्चे के भरण पोषण के लिए पर्याप्त आय हो तो इसे दूसरे पति पत्नी द्वारा बच्चे का भरण पोषण न करने या बच्चे के कल्याण की देखभाल न करने का एक अच्छा आधार नहीं माना जाए, यानी कि दोनों को बच्चे की देखभाल करनी चाहिए पड़ेगी। उसके बाद इसकी क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया, तलाक की प्रक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विस्तृत रहती है, यानी कि जो तलाक की जो प्रक्रिया रहती है उसमें इसकी क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है जो विस्तृत है। चलिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 में
जो धारा 19 में उस अदालत के बारे में बताया गया है जिसमें तलाक की याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। यानी कि जो तलाक होता है वो किस अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक याचिका को मूल सामान्य नागरिक क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर जिला अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि इसको जिला की जो अदालत रहती है उसमें प्रस्तुत किया जाएगा, जो तलाक की प्रक्रिया रहती है उसमें जो याचिका रहती है और इसलिए याचिका यहाँ दायर किया जा सकता है। उसके बाद और इसको कहाँ कहाँ भी दायर किया जा सकता है, इसके पॉइंट है कि वहाँ स्थान जहाँ विवाह संपन्न हुआ है, जहाँ स्थान जिस स्थान पर विवाह संपन्न हुआ है वहाँ पर भी तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। वहाँ स्थान जहाँ याचिका दायर करने के दौरान प्रतिवादी था, और वहाँ स्थान जहाँ दंपत्ति आखिरी बार एक साथ रहते थे यहाँ पर भी। और उसके बाद वहाँ स्थान जहाँ याचिकाकर्ता की पत्नी आखिरी बार रहती थी, इस स्थान पर भी। यदि प्रतिवादी किसी ऐसे स्थान पर रहा है जो उस क्षेत्रीय सीमा से बाहर है, जहाँ अधिनियम का विस्तार है, उसके बारे में 7 साल की अवधि तक जीवित रहने के बारे में नहीं सुना गया है। यानी कि पत्नी या पति के बारे में अगर 7 साल तक उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है, तो भी अपन याचिका कर सकते हैं और उस स्थान पर याचिका दायर कर सकते हैं। धारा 20 है, उसमें याचिका की सामग्री और सत्यापन के बारे में बताया गया है कि धारा 20 की जो उसका जो खंड 1 है, उसमें कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत तलाक की प्रत्येक याचिका के मामले में प्राकृतिक और तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से जांच की जानी चाहिए, जिसके आधार पर राहत का दावा किया जाए। और धारा 20 के जो उपधारा 2 यानी कि 20 का दूसरा वाला है, उसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक याचिका में निहित बयान को याचिकाकर्ता या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा वाद पत्र के सत्यापन के लिए कानून द्वारा प्रस्तुत तरीके से सत्यापित किया जाना चाहिए, और सुनवाई के दौरान उसका भी उपयोग किया जा सकता है साक्ष्य के रूप में। यानी कि इसमें यहाँ किया गया है कि याचिका के दौरान या याचिकाकर्ता के दौरान जो बयान लिया जाता है वो सुना जाएगा, लिखा भी जा सकता है और उसे सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद 21 ए में, धारा 21 ए जो ए है उसमें भी कहा गया है कि उसके खंड 1 के उपधारा 1 में है कि इस अधिनियम के तहत धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव के लिए डिग्री या धारा 13 के तहत तलाक के लिए डिग्री की मांग करने वाले विवाह से जुड़े पक्ष द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जिला न्यायालय में भी एक याचिका प्रदर्शित की गई हो। और ये वाला जो पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत एक और याचिका उस बिंदु से विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव की डिग्री या किसी भी आधार पर धारा 13 के तहत तलाक की डिग्री के लिए प्रार्थना करते हुए प्रदर्शित की गई है, चाहे वह समान हो जिला न्यायालय या जिस किसी विकल्प या भिन्न जिला न्यायालय में समान राज्य में किसी वैकल्पिक या भिन्न राज्य में हो दो। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि याचिकाओं का प्रबंधन उपधारा 2 में बताए गए अनुसार किया जाएगा। और उपधारा 2 में कहा गया है कि ऐसी स्थिति के लिए जहाँ उपधारा 1 लागू होती है, उसमें यह है कि यदि याचिका समान जिला अदालत में पेश की जाती है तो दोनों याचिकाओं पर उस जिला अदालत द्वारा एक साथ विचार किया और सुनाई की जाएगी। यानी कि जो याचिकाएं रहती है अगर वो समान जिला अदालत में पेश की जाती है तो ये दोनों याचिकाओं को एक साथ विचार किया जाएगा, दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा। उसके बाद अगली वाला पॉइंट है, यदि याचिकाएं कुछ अन्य अलग अलग जिला अदालतों में प्रदर्शित की जाती है तो बाद में प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं को उस जिला अदालत में लाया जाएगा। यानी कि जो याचिकाएं रहती है अगर वो अलग अलग जिला अदालतों में प्रदर्शित की जाती है तो जो याचिका प्रस्तुत की जाती है उन्हें जिला अदालत से लाया जाएगा जिसमें पिछली याचिका पेश की गई थी, और दोनों याचिकाओं को जिला अदालत द्वारा एक साथ सुना जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा, जिसमें पूर्व अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, उपधारा 3 में कहा गया है कि ऐसी स्थिति के लिए जहां उपधारा 2 की शर्त भी लागू होती है, अदालत या सरकार कुल मिलाकर नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का जो धारा 5 है उसके तहत सक्षम होती है किसी भी मुकदमे कार्रवाई को उस जिला अदालत से स्थानांतरित करे जिसमें बाद में अपील प्रस्तुत की गई है। उस जिला अदालत में किसी पिछला अनुरोध लंबित है तो ऐसी वाद की याचिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करके, जैसे कि उसे उक्त के तहत ऐसा करने का सबके लिए सक्षम किया गया है। उसके बाद धारा जो 21 बी है, 21 बी यानी में कहा गया है कि सबसे पहले किसी याचिका की सुनवाई होगी, इसे न्याय के हित में लिया जाएगा, मामला समाप्त होने तक इसे प्रतिदिन किया जाएगा। यानी कि जो याचिका की सुनवाई होगी वो न्याय के हित में लिया जाएगा।
और मामले की जो समाप्त होने की इसे प्रतिदिन लिया जाएगा। तलाक की याचिका दायर करने के सभी आवश्यक कारणों को दिन प्रतिदिन दर्ज किया जाएगा। यानी कि जो तलाक की याचिका है उसे दिन प्रतिदिन दर्ज किया जाएगा। यहाँ धारा 21 भी एक में कहा गया है और दूसरे 6 महीने की अवधि के भीतर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जो दोस्तों जो याचिका रहती है उसमें यहाँ दिया गया है कि 6 महीने के अंदर उस मामले को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि फिक्स नहीं है कि वह 6 महीने में ही संपूर्ण होगा। इसके बाद इसलिए मामलों में शीघ्रता से निपटना जाना चाहिए जैसा कि धारा 21 बी के तहत बताया गया है। और तीसरा भाग जो है 21(3) में अधिनियम के तहत प्रत्येक अपील को यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाया जाएगा और उस तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर समाप्त होने का प्रयास किया जाना चाहिए जिस दिन पार्टी को अपील का नोटिस दिया गया था। और उसके बाद धारा 21(c) में कहा गया है कि इस संबंध में कोई भी दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगा यदि वह विधिवत मुद्रांकित या पंजीकृत नहीं है। इसलिए धारा 21(c) दस्तावेज साक्ष्य के रूप में बताती है। जो 21(c) है वो साक्ष्य के रूप में बताती है। उसके बाद जो धारा 22 है उसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही कैमरे के समान सामने की जानी चाहिए। दोस्तों जो भी कार्यवाही हो कैमरे के सामने की जानी चाहिए ताकि वो साक्ष्य के रूप में हो सके। और किसी के लिए भी इसे छापना या प्रकाशित करना गैर कानूनी है और जो कोई भी इसे छापेगा वो गैर कानूनी होगा। हालांकि यदि कोई भी दिए गए प्रावधानों के विपरीत कार्य करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं दिशा निर्देश अगर उनसे कोई विपरीत कार्य करता है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा जो दोस्तों 1,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। और इस धारा में कैमरा कार्यवाही शब्द का अर्थ है कि सभी कार्य केवल न्यायाधीश दोनों पक्षों के संबंधित अधिवक्ताओं और दोनों पक्षों यानी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की उपस्थिति में ही होने चाहिए। यानी कि जो कैमरे की जो कार्यवाही है वो केवल दोस्तों जो इसमें बताया गया है कि न्यायाधीश दोनों पक्ष से अधिवक्ता और दोनों पक्षों के याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की उपस्थिति में ही ये होना चाहिए। और इस प्रकार यहाँ कोई खुली अदालत नहीं है जहाँ किसी को अनुमति दी जा सकती है। इसमें किसी और को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 23 में वैवाहिक राहत पर रोक प्रदान करती है या उन शर्तों की व्याख्या करती है जिसके तहत अदालत वैवाहिक राहत नहीं देगी। इसमें धारा जो 23 है उसकी उपधारा 1 के तहत शर्तें इस प्रकार है कि पहली जो शर्त वो है कि धारा 23 की उपधारा के खंड ए में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को यहाँ दिखाना होगा कि वहाँ अपनी गलती का फायदा नहीं उठा रहा है। जो उसने गलती की है वहाँ उसका फायदा तो नहीं उठा रहा है। उदाहरण के लिए यदि याचिकाकर्ता प्रतिवादी को लगातार प्रताड़ित कर रहा है और प्रतिवादी ने भी याचिकाकर्ता के खिलाफ क्रूरता का कुछ कृत्य दिखाया था तो याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर राहत नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ याचिकाकर्ता ही था जिसने यहाँ कृत्य शुरू किया था। यानी कि जो पहले कृत्य करेगा उसके उसी को प्रताड़ित माना जाएगा, दूसरे जो बाद में कृत्य करेगा उसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद प्रतिवादी को प्रताड़ित करना और चिढ़ाना, इसलिए इस संबंध में न्यायालय समानता के सिद्धांत को मानता है कि जो कोई इसे इक्विलिटी के लिए आता है उसे साफ हाथों में आना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि धारा 23 की उपधारा 1 के खंड बी में कहा गया है कि व्यभिचार के आधार पर दायर की गई याचिका किसी भी तरह से शिकायत किए गए कृत्यों में शामिल होने या उन्हें माफ करने में सहायक नहीं है। इस प्रकार इस संबंध में सहायक का अर्थ है कि जिस अपराध के खिलाफ शिकायत की गई है, यानी कि दोस्तों जिस अपराध के खिलाफ शिकायत की गई है उसमें सहायता करना या सक्रिय रूप से भाग लेना। यदि याचिकाकर्ता द्वारा भागीदारी का यहाँ आधार स्थापित किया जा रहा है तो अदालत कोई राहत नहीं देगी। इसी प्रकार सांठ-गांठ का तात्पर्य वैवाहिक अपराध के लिए स्वेच्छा से सहमति देना है। इसलिए यदि एक पति या पति पत्नी स्वेच्छा से जानबूझकर या लापरवाही से वैवाहिक अपराध की अनुमति दे रहा है, यानी कि जो पत्नी रहती है वो अपनी स्वेच्छा से जानबूझकर लापरवाही वैवाहिक अपराध की अनुमति देती है तो अदालत द्वारा कोई राहत नहीं दी जा सकती। अंत में क्षमा का अर्थ है क्षमा करना। इस प्रकार यदि वैवाहिक अपराध झेलने वाले पति या पत्नी की बहाली होती है तो अदालत यहाँ देखेगी कि माफी की संभावना है और रिश्तों के सुचारू रूप से चलने की संभावना है जिसके परिणाम स्वरूप कोई राहत नहीं दी जाएगी। अगर दोस्तों रिश्तों के चलने की संभावना है तो रिश्ते चलेंगे, उनमें अदालत उन्हें बिगड़ने नहीं देगी। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि धारा 23 की उपधारा 1 के खंड यानी कि बीबी यदि तलाक आपसी सहमति के आधार पर दिया जाता है तो वहाँ सहमति किसी धोखाधड़ी बल या अनुचित प्रभाव से नहीं ली गई है। यानी कि जो
तलाक दिया जाता है वो आपसी सहमति से दिया जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि मिलीभगत के बारे फोर्थ पॉइंट 23 की एक खंड एक के सी में मिलीभगत के बारे में बता रहा है। यानी कि इस प्रकार का यहाँ विचार कि वैवाहिक संबंध के भीतर दो पक्षों ने तलाक के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन राहत पाने के लिए वे अदालत को धोखा देते हैं। यानी कि दो लोगों ने तलाक के लिए सहमति दी गई है और वो किसी भी डिग्री को पाने के लिए अदालत को धोखा देते हैं, तो उन्हें राहत नहीं दी जाएगी। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि 23 की धारा उपधारा 1 के खंड डी में कहा गया है कि यदि तलाक या न्यायिक पृथक्करण के लिए डिग्री दाखिल करने में अनुचित या अनुचित देरी होती है तो राहत भी दी जा सकती है। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है उसके ये पॉइंट है कि धारा 23(2) के अनुसार यहाँ अदालत का कर्तव्य है कि वह मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को देखे और पक्षों की बीच सुलह कराने के लिए हरसंभव प्रयास करे। यानी कि जो दोस्तों तलाक ले रहे हैं उसमें यहाँ देखे कि परिस्थितियों को समझे और दोनों पक्षों के बीच किसी भी हालत में सुलह कराए। अगर वो सुलह नहीं होता तो फिर तलाक को देना जायज है। और इसका दूसरा पॉइंट है कि यदि अदालत उचित समझती है और यदि पक्षकार चाहे तो अदालत कार्यवाही को 15 दिनों की उचित अवधि के लिए स्थगित कर सकती है। और दोस्तों यदि अगर अदालत चाहे तो इस कार्य को 15 दिनों के लिए स्थगित कर सकती है। 15 दिनों के लिए बस स्थगित कर सकती है और मामले को पार्टियों द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को या पार्टियों के असफल होने पर अदालत द्वारा चुने गए व्यक्ति की ओर से भेजी सकती है। उन्हें अदालत में रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ नामित करें। यह बात हिंदू विधि की धारा 23 की उपधारा 3 के तहत भी की गई है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कि धारा 23 की उपधारा 24 में 4 में दोस्तों यहाँ कहा गया है कि यदि तलाक की डिग्री से विवाह विघटित हो जाता है तो न्यायालय द्वारा पारित डिग्री की प्रति दोनों पक्षों को निःशुल्क दी जाएगी। यानी कि जो विवाह विघटन हो जाती यानी कि जो तलाक हो जाता है, तलाक की डिग्री विवाह से विघटित हो जाती है, तो न्यायालय द्वारा पारित डिग्री की प्रतिवादी दोनों को निःशुल्क भेजी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो।